नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे आज हम लोग अबाउट आवर नेक्स्ट सेशन ऑन 7 बजे 7 सवाल, लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों कल के लिए माफ़ी चाहूँगा कि कल लेक्चर नहीं हो पाया था, थोड़ा कुछ रीज़न हो गए थे जिस वजह से मैं लेक्चर को अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फॉलो कीजिएगा, ओके। और रेगुलर सीरीज़ है ये, डोंट वरी, एक आध दिन कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगातार ये सीरीज़ हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। और दोस्तों आप लोग भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा व्यू के अंदर ड्रॉप आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट चाहूँगा प्लीज़ यार आप लोग अपने जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं वहाँ से इसको प्रमोट ज़रूर करें ताकि हमें इसमें व्यू मिल सके और ये सीरीज़ और आगे बढ़ सके, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है रेस्पॉन्स के ऊपर टिकी रहती है, अगर उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं रहेगा तो वी हैव टू समवेयर वी हैव टू स्टॉप इट, ओके। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को मैं स्टॉप करूँ, आई विल गो विद दैट, ओके। तो डेफिनेटली लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, दिस इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड। इसके अलावा दोस्तों पहला क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जल्दी से इसको बनाएंगे और सॉल्व करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। ये कहता है एक आर्टिकल ए है विच इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड आर्टिकल बी इज सोल्ड एट 25% ऑफ लॉस, ओके। तो एक दो आर्टिकल्स हैं, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, एक को 25% लॉस पे बेचा जा रहा है। फिर ये कहता है आप आर्टिकल ए हैड बीन सोल्ड फॉर 288 मोर, यानी ए आर्टिकल को कितने ज़्यादा में बेचा जाए, 288 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए, और बी को 90 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए। यानी ओवरऑल आप इसको प्राइसिंग कितना बढ़ा रहे हैं, अगर आप ये चीज़ नोट करेंगे तो यू आर इंक्रीजिंग द ओवरऑल सेलिंग प्राइस बाय 378, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर ये कहता है देन देयर वुड हैव बीन 8% प्रॉफिट ऑन ओवरऑल ट्रांजेक्शन। तो ये जो सेलिंग प्राइस आपने बढ़ाया है इसकी वजह से ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना इंक्रीमेंट आएगा दोस्तों, 8% का आएगा। और फिर इसने हिंट दिया है इफ सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, अगर दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर बराबर है देन फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ चुका है। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आराम से इसको बनाएंगे, ध्यान से समझना। मान लीजिए दोनों के कॉस्ट को मैं 100 मान लूँ, सेम है, तो ये बहुत बड़ा हिंट हो जाता है। उसके बाद 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 रुपये। इस पे इसका जो इस पर जो लॉस हो रहा था वो कितना हो रहा था, 75 हो रहा था, गॉट इट। देखिए दोस्तों इस कंडीशन में आपका ओवरऑल कॉस्ट कितना है, 200, यहाँ पे आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है, 195, गॉट इट, क्लियर। यानी आप अभी पूरे तरह से लॉस में थे। फिर इसने सेलिंग प्राइस को चेंज किया, एक को 288 रुपये से बढ़ाया, एक को 90 रुपीज़ से बढ़ाया, 288 से इसको बढ़ाया, 90 से इसको बढ़ाया। बट मुझे नहीं पता क्योंकि ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये हमारे अज्यूम्ड प्राइस है, तो इसमें 288 ऐड नहीं करूँगा, इसमें 90 ऐड नहीं करूँगा। लेकिन इसने एक दिया है कि इसकी वजह से 8% प्रॉफिट होता है ओवरऑल। देखिए दोस्तों इसका ओवरऑल कॉस्ट कितना था, 200। अगर 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या हुआ होगा, 216, यही बात है। 200 का 8% 16, यानी इसका नया सेलिंग प्राइस कितना हुआ है, 216 हो गया। तो देखिए प्राइसिंग को कितना बढ़ाया गया, अगर आप नोटिस करें तो देखिए 16 ये 5 ये, यानी कितने से इंक्रीज किया गया सेलिंग प्राइस को, अजम्पशन के हिसाब से 21 रुपये। और ये 21 किसके बराबर आ रहा है, 378 के। तो कितना गुना है, 1 टाइम्स और 8 टाइम्स, 18 टाइम्स। ये बात समझ में आई है? यानी अगर मैं अपने हर प्राइस को 18 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी इन दोनों के कॉस्ट 1800 हो जाएंगे, बट कॉस्ट नहीं पूछा है, इसने पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी क्या होगा। तो यानी बी का आर्टिकल हमने सेलिंग प्राइस क्या माना है, 75, तो इट वुड बी 75 इंटू 18, सो दैट विल बी 1350, गॉट इट, क्लियर रहा, समझ में आए दोस्तों। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इजीली डुएबल क्वेश्चन था, बनने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप ये अप्रोच समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों ये जो हिंट्स होते हैं, कभी आपको कॉस्ट प्राइस को सेम रखवाएंगे, कभी सेलिंग प्राइस को सेम रखवाएंगे, कभी एमआरपी को सेम रखवाएंगे, तो ये सारे हिंट्स आपको पकड़ने पड़ते हैं। अगर आपने इनको ढंग से पिक किया तो आपके आंसर बहुत ईजिली आप बना सकते हैं, गॉट इट। आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत सही क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट डुएबल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये समझेंगे। ये कहता है देयर आर 2 कंटेनर्स ए एंड बी हैविंग द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड 4:3, ठीक है। तो आपके पास 2 तरह के मिक्सचर्स हैं, ए और बी,
ओके दोनों के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया, इसमें 3 और 2 है और इसमें 4 और 3 है। गॉट इट। अब आप क्या कर रहे हैं, इसका 60% मिक्सचर निकालते हैं और इसका 40% मिक्सचर निकालते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से जो फाइनल क्वांटिटी आती है वो टोटल 290 लीटर की आती है। यानी इसमें से उठाया, इसमें से उठाया, मिलाया तो टोटल क्वांटिटी विल बी 290 लीटर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर ये कहते हैं मिल्क जो है वो पानी के मुकाबले 50 लीटर ज़्यादा है। तो देखिए आपके पास मिल्क और वाटर का सम आ गया सी में 290 और इनमें जो डिफरेंस है वो 50 का है। यानी मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, तो 290 प्लस 50 340 का आधा यानी 170 और 120। तो ये मिल्क की क्वांटिटी और ये वाटर की क्वांटिटी। आर यू गेटिंग दिस? ये फाइनल मिक्सचर में आपका क्वांटिटी आ चुका है। तो घुमा फिरा के दिया था। तो जो समझदार हैं, जिनको ये स्टेप पता है, जो मैं बार बार बताता हूँ, अगर आपके पास दो वैल्यू का सम है और उन दो वैल्यू का डिफरेंस है, सो लार्जर वैल्यू विल बी सम प्लस डिफरेंस बाय 2 एंड द स्मॉलर वैल्यू विल बी सम माइनस डिफरेंस बाय 2। गॉट इट? ये बहुत जगहों पे लगता है दोस्तों, बहुत जगहों पे लगता है, काम आता है। ओके आगे बढ़ा जाए तो बस इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए इसको मिक्सचर का मेथड लगा सकता हूँ। जैसे इसके अंदर मिल्क का फ्रैक्शन क्या है, 3/5 है। इसके अंदर मिल्क का फ्रैक्शन क्या है, 4/7 है। और जो इनसे मिक्सचर बना है इसमें मिल्क का फ्रैक्शन क्या है, तो इट इज़ 17/29। हमें चाहिए इनका डिफरेंसेस, क्रॉस डिफरेंस। तो आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। तो 29 और 7 मल्टीप्लाई, तो हो गया डिनोमिनेटर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा जगह कम है, तो 29 × 7। गॉट इट? डिनोमिनेटर सेम बन गया। तो देखिए 17 ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, 17 × 7 119, ये 29 से मल्टीप्लाई होगा 116, तो यानी ये आएगा 3। अब इधर का डिफरेंस लेते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर और नीचे, और इसको 29 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगेन वही बात है, नीचे जो बनेगा ये डिनोमिनेटर जो रहेगा वो 29 × 5 रहेगा। इनका अभी ऊपर का न्यूमरेटर का डिफरेंस, तो 29 3 होता है 87 और ये होता है 5 × 17 यानी 85, तो यानी ये डिफरेंस 2 का रहेगा। सो 29 कॉमन एक कट हो जाएगा, 3 इधर, सॉरी 5 इधर और 7 इधर, तो ये रेशियो मिलेगा आपको 15 और 14 का। यानी दोनों की क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है दोस्तों वो लिया गया होगा 15:4। ये ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो है। अब देखिए दोनों मिला के 290 हैं, तो यानी ये 150 लीटर रहा होगा और ये 140 लीटर रहा होगा। इसने कहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए बताइए, लेकिन ये जो 150 लीटर है दोस्तों ये ए के ओरिजिनल का 60% है। तो आप इसको ऐसा देख सकते थे कि 3/5, 60% इज 3/5, 3/5 कितने के बराबर है, 150 के, तो 1 कितने के बराबर होगा, 3 से ये कट होता है, 50 × 5 में जाएगा तो 250 लीटर। सो योर आंसर इज 250 लीटर। गॉट इट? क्लियर रहा दोस्तों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है, बनने लायक है, लेकिन ना बनने लायक है, डूएबल है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इसको भी, ये क्या कहना चाहता है। ये थोड़ा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जिसमें आपकी इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, तो एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ये है क्या। ये कहता है एक आदमी है 45,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, 45,000 इन्वेस्ट करने वाला है वो। गॉट इट? इन 3 डिफरेंट स्कीम्स, 3 अलग अलग स्कीम में पैसा लगाएगा एक्स, वाई और जेड में। और इसने हिंट दिया है एक्स और जेड का जो पैसा है, मतलब रेशियो है अमाउंट का, वो 1:2 रहेगा। और यानी बचा हुआ पार्ट कहाँ लगा होगा, वाई में। और इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 15, 20 और 10% के हिसाब से मिल रहा है। और आपका जो कैलकुलेशन है वो CI पे होगा, कंपाउंडेड होगा एनुअली। तो 2 साल बाद कहते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो है 14025। गॉट इट? क्लियर? अब इसको एकदम आराम से समझना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि क्या होगा, ठीक है। जितना जल्दी ये समझेंगे आप, ये चीज़ों को क्लिक करेंगे, उतना आसान होगा। देखिए इक्वेशन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लेंथी हो जाती है, नई चीज़ें आपको पूरा लिखना नहीं होता है, आपको एग्जाम के अंदर अंडरस्टैंडिंग बिठानी होती है। जैसे देखिए मैं समझाता हूँ, मान लीजिए एक्स का अमाउंट मैं एक्स ही मान लूँ, तो जेड का अमाउंट 2x हो जाएगा कि नहीं।
ये डबल है, तो अगर x में x अमाउंट लग रहा है तो z में कितना लगेगा 2x, तो y कितना लगाएगा, तो 45,000 माइनस 3x, ये बात सही है। हाँ, अब इनके इंटरेस्ट कितने हैं, तो x पे इंटरेस्ट कितना है 15% का है, तो 15% पे 2 साल का इंटरेस्ट क्या होता है 32.25। ये चीज़ें अगर आप क्लिक रखते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको तकलीफ जाती है। 20% यानी 44% और 10% यानी 21%। अब बनाइए इक्वेशन इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में होगा तो आई वुड डायरेक्टली मेकिंग द इक्वेशन कैसी बननी चाहिए, ठीक है, तो ध्यान से समझना है, फॉलो करिएगा। तो देखिए 32.25% ऑफ x लेना होगा, तो लिख देता हूँ 32.25% ऑफ x, ठीक है, प्लस ये y का वैल्यू 45,000 इंटू माइनस 3x 44%, तो इसको मैं ऐसा लूँगा 44%, तो 44 इंटू 45 कर दूँ मैं, और परसेंटेज से 2 जीरो इसके कट होंगे, तो 44 इंटू 45 कितना होता है, देखो तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये 5 गुना है कितने का 9 टाइम्स, ठीक है ना, 5, इसको 2 से डिवाइड करूँ 22, तो 22 इंटू 9 होता है 198, तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ 198, ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो कट हो चुके हैं, तो 10 डबल ज़ीरो ये देगा, तो 19,800 माइनस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 44% ऑफ, ये 3x हो चुका है अभी, ठीक है ना, तो 44 इंटू 3x होगा, यानी 132% ऑफ 3x लिख सकते हैं इसको, सो 132% ऑफ 3x प्लस 21% ऑफ 2x, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 42% ऑफ x, क्योंकि वो जो 2x था ये डबल कर देगा, तो 42% ऑफ 2x, कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड दैट इज इक्वल टू 14025। सिंगल इक्वेशन बना है, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे क्या करेंगे ध्यान से सुनिए। देखिए 132 और 42 ये ऐड होगा तो 90 बचेगा 90, और ये 32.25 है, तो इसको घटाना है, तो 90 में से 30 गया 60 बचेगा, 60 में से 2.25 चला गया, तो 60 में से 2 गया यानी 58 और 0.25 गया यानी 57.75% ऑफ x आएगा। ये पार्ट समझ में आ गया। देखिए कम से कम पेन को यूटिलाइज करना है, मैं फिर से समझा रहा हूँ मैंने क्या किया, 132 माइनस में है, ये प्लस में है, तो 132 में से 40 गया 90, 90 में से 30, 32.25 है ना, 32.25 है, तो 30 गया 90 में से, तो 60 माइनस का 60, तो 60 में से फिर 2 गया यानी 58, फिर 0.25 गया यानी 57.75, और ये माइनस में है तो इधर भेजेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये आ गया, ये इधर माइनस में ले आते हैं। तो एक बात समझना, 800 में से 25 गया, क्या बचा 775, 19 में से 14 गया, क्या बचा 5, अब देखो ये आराम से कट हो रहा है, 57.75, ये 5775 कट हो गया, यहाँ बचा क्या, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 100, यानी 10,000, सॉरी परसेंटेज की वजह से 10,000, तो यानी वैल्यू ऑफ x इज 10,000। तो अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, तो 10 और 20 30, तो यानी ये 15,000 निकल के आएगा, तो आंसर इज 15,000। कितना आसान लग गया, सिंगल इक्वेशन में बना दिया। अगर आप वैसे देखोगे तो बड़ा ही लेंथी दिखेगा, ठीक है, बट इक्वेशन बनाने का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि हर क्वेश्चन लेंथी खिंच जाता है इक्वेशन बनाने से, नो, और जितना जल्दी आप इक्वेशन को क्लिक करोगे उतना जल्दी आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, वेरी गुड, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन बोट एंड स्ट्रीम। मैंने इस सीजन में बोट एंड स्ट्रीम, एलिगेशन, मिक्सचर, इन कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से कवर अप किया है, सो आई होप ओके गॉट इट। तो ध्यान से समझना है इसको, आई होप ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ में बने। तो ये कहता है इक्वल डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर कवर्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इन टोटल 7 आवर्स। तो ये कह रहा है कि एक d डिस्टेंस ट्रेवल करती है बोट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में, और इसको टोटल समय कितना लग रहा है 7 घंटे लग रहे हैं, 7 आवर्स। फिर ये कहता है इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 700% ऑफ द स्पीड ऑफ द करंट, यानी बोट का जो स्पीड है वो करंट के मुकाबले 700% है, यानी 7 गुना है, तो यानी u और v का जो रेशियो रहेगा दैट विल बी 7:1, तो यानी u प्लस v, यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 8, 7 और 1 8, गॉट इट, और अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा u माइनस v 6। आगे बढ़ते हैं, फिर ये कहता है एवरेज ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 35। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको एवरेज दिया गया है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, यानी इट इज द बोट्स स्पीड, ये बोट का स्पीड है, क्योंकि आपको बताया था मैंने
ए प्लस बी का हाफ जो होता है दैट इज इक्वल टू यू, यानी बोट का स्पीड। तो एवरेज मीन्स व्हाट, इन दोनों के सम का आधा। तो यानी ये जो 35 है दिस इज ओनली बोट्स स्पीड, तो यानी करंट का स्पीड 5 हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम 40 हो जाएगा और अपस्ट्रीम 30 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो रेशो है स्पीड का वो 4 और 3 है, तो यानी इनके समय का रेशो 3 और 4 होगा। तो यानी इसको डाउनस्ट्रीम में समय लगता है 3 घंटे और अपस्ट्रीम में लगेगा 4 घंटे, और डाउनस्ट्रीम स्पीड इसकी 40 है, यानी डी का वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों, 120 किलोमीटर। गॉट इट। हमने क्या किया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड को रेशियो में बदल दिया, 40 और 30 आ गया है, इसका रेशियो 4 और 3 होगा। तो स्पीड और टाइम रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इनके टाइमिंग का रेशियो 3 और 4 होगा। और इनको टोटल समय कितना लगा था, 7 घंटे। तो इस 7 घंटे को 3 और 4 में बांट देंगे तो 3 आवर एंड 4 आवर्स। गॉट इट। क्लियर है ये पार्ट समझ में आ रहा है। तो 3 आवर्स ये ठीक हो गया। इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिस्टेंस डी का वैल्यू, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस हमारे स्पीड भी हमारे पास है 40 और टाइमिंग हमारे पास है 3 आवर्स, तो यानी डिस्टेंस विल बी 120। तो अब यही क्वेश्चन है, वो कहता है डी प्लस 60 किलोमीटर ट्रैवल अपस्ट्रीम में कितनी देर में करेगा। तो डी प्लस 60 यानी 120 प्लस 60 यानी 180, कितनी देर में ट्रैवल करेगा, समय कितना लगेगा, तो डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड इज 30। ओके, सो द राइट आंसर इज 6 आवर्स, 6 घंटे। गॉट इट। क्लियर रहा दोस्तों, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी वन है, ट्रिकी वन इन द सेंस कुछ अनवांटेड इंफॉर्मेशन के साथ में है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। टाइम टेकन बाय एक्स टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन टी आवर्स लिखा है, इसको डेज पढ़ लीजिएगा दोस्तों। एंड वाई टेक्स टी प्लस 5 आवर्स, तो इसको भी डेज पढ़िएगा, ठीक है ना। ओके, टू कंप्लीट द सेम वर्क, कहने का मतलब है एक्स को एक काम कवर करने में टी आवर्स लगते हैं और वाई को टी प्लस 5 आवर्स लगता है। फिर ये कहते हैं वर्क डन बाय एक्स इज 25% मोर देन वाई, यानी वर्क डन जो यानी काम खत्म किया जाएगा एक्स के द्वारा वो 25% ज़्यादा है वाई से, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। फिर ये कहता है इफ जेड कैन डू 42% ऑफ द वर्क इन 5 सही 1/4 days, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय जेड टू फिनिश द वर्क अलोन। तो एक बात बताइए, जेड को काम को खत्म करने में 42% वर्क को खत्म करने में 5 सही 1/4 days लग रहे हैं, तो जेड को पूरा काम कवर करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक बात बताइए, इसके लिए मुझे एक्स और वाई की क्या जरूरत है। गॉट इट। तो ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ये पूरा मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सीधा सीधा रखेंगे, अगर जेड 42% काम 5 सही 1/4 यानी 21/4 days में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा। क्रॉस 21 से 42, 2 बार 4 दूनी 8, 100, 100/8, 100/8 का मतलब होता है 12.5 days। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फंसा सकता था या समय दे सकता था। तो इस स्टेटमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि z खुद 42% काम इतने दिनों में कर रहा है। हाँ, अगर x और y के साथ कर रहा होता तो एक अलग बात हो जाती, लेकिन ये अकेला ही कर रहा है और अकेला ही कितने दिन में पूरा काम करेगा वही पूछा है, तो मुझे इस स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, गॉट इट, क्लियर रहा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे है ना इसमें समय वेस्ट करते हैं। इसका मैं एक तरीका समझाता हूँ, मैंने कई बार ये चीज़ें बताई हैं। अगर आप नोटिस करिए पहले स्टेटमेंट को, ये कहता है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस। ए इन्वेस्टेड x + 3000, ये x + 6000 और ये x - 3000। तो एक बात बताइए, इनमें x कहाँ है ही नहीं। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कई बार। तो सबसे कम वैल्यू को मैं x मान लूँ एक बार, जैसे ये c सबसे कम है तो मैं c को x मान लूँ, तो यानी b जो होगा, ये इन दोनों में 9000 का फर्क है, यानी b विल बी x + 9000। a इन दोनों में 6000 का फर्क है, तो यानी a का वैल्यू विल बी x + 6000। ये कर सकते हैं क्या? ये कर लिया कीजिए, इससे आपकी इक्वेशन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती है। कई बार शायद नो इम्पैक्ट हो जाए, कई बार, लेकिन मैक्सिमम टाइम इट सेव्स योर टाइम। जैसे इस इक्वेशन में बहुत अच्छा टाइम बचेगा आपका। अगर मैं c को x मान लूँ, b को x + 9000 मान लूँ और a को x + 6000 मान लूँ। अब इसने इन तीनों की टाइमिंग का रेशियो दिया 9, 10 एंड 12, ठीक है, और इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया 1, z और 1।
तो देखिए एक बार मैं z को इग्नोर करूंगा, x और y इनके प्रॉफिट्स बराबर हैं कि नहीं, लगा दीजिए। देखिए टाइमिंग का रेशियो 9 और 12 यानी कितना, 3 और 4, तो बराबर रखिए इनको। तो देखिए x प्लस 6000 रेशियो 3 इक्वल रखना है इसको, 4 और x, 3x इधर भेजिएगा, तो इसमें x की वैल्यू आपको सीधी सीधी 18,000 मिल जाएगी। गॉट इट और नॉट? तो x का सीधा सीधा वैल्यू 18,000 आ जाएगा, यानी इसका इन्वेस्टमेंट 18,000 हो गया, इसका इन्वेस्टमेंट 27,000 हो गया, और इसका इन्वेस्टमेंट 24,000 हो गया। अब आपके पास सबके इन्वेस्टमेंट आ गए। अब ये कहता है बताइए बी का शेयर कितना है, परसेंटेज ऑफ शेयर इन टोटल प्रॉफिट, यानी आपको तीनों का प्रॉफिट रेशियो निकालना है बेसिकली। तो देखिए इन तीनों के इन्वेस्टमेंट अब आपके पास आ चुके हैं, कितना है, 24, 27 और 18। तो अगर मैं इसको रेशियो में बदलता हूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, 8, 9 और 3 से गया तो 6। टाइमिंग की बात करें 9, 10 और 12, तो ये 9, ये 10 और ये 12। अब आप नोटिस करिए सब 9 से जाएंगे, 9 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, 9 से ये भी जाएगा, 9 से 12 72 है ना, तो ये 8 12, उसके बाद सब 2 से चले जाएंगे। तो यानी इनके प्रॉफिट का शेयर आएगा 4, 5 और 4 का, 4, 5 एंड 4। गॉट इट? तो कहते हैं बी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, तो 8 और 5 13, ये होगा 13, सॉरी 5/13। सो आंसर इज 5/13। परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100, तो 500/13%, सी ऑप्शन। मज़ा आया? कितना आसान हो गया। अगर आप इसी को x माइनस 3000, x प्लस 6000, x प्लस थोड़ा सा इक्वेशन बढ़ता था, नो डाउट बढ़ता था, ठीक है, आंसर आता था, नो डाउट आता था, लेकिन थोड़ा इक्वेशन रहता था। गॉट इट? क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एजेस का क्वेश्चन है। हाँ, इस सीरीज में मैंने एजेस के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आई होप फॉलो कर रहे होंगे आप लोग इन सीरीज को। नवा सीरीज है अपना, यानी 63 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं इसको इंक्लूड करके। तो बात करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत मस्त होते हैं दोस्तों, और ये एग्जाम में इतना समय खाते हैं ना जिसकी लिमिट नहीं है, जिसको ये प्योर इक्वेशन से बनाने की क्वेश्चन होते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। इसको लेके चलते हैं। देखिए ये कह रहा है एज ऑफ एक्स 4 years अगो, 4 साल पहले, एंड वाइज एज 4 year hence इज इन द रेशियो ऑफ 1:2। देखिए x और y है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी जनरली हम 1x और 2x लिख सकते हैं, x नहीं लिखूंगा नहीं तो कन्फ्यूजन होती है। x और y हम लेके चल रहे हैं, तो मैं क्या ले लूँ, मैं p लेके चलता हूँ, ठीक है ना। ये होगा 1p और ये हो गया 2p। ये बात मानते हैं? हाँ, इनकी एजेस का रेशियो 1:2 है, तो मैं इसको 1p और इसको 2p मानता हूँ। ये एज कब की, x की 4 साल पुरानी है, तो एक बात बताइए प्रेजेंट क्या होगी, p+4 होगी। y की एज क्या होगी, ये 4 साल बाद की है, तो प्रेजेंट एज विल बी 2p-4। ये इन दोनों की प्रेजेंट एजेस हो जाएंगी। ये बात क्लियर हुई? ये किया करो दोस्तों, इसकी हैबिट रखा करो, ठीक है। आगे बढ़ूँ, आगे एज ऑफ x इज 30% मोर देन एज ऑफ z, यानी x और z की एज का रेशियो 13 और 10 होगा। ये बात भी क्लियर है? आगे y इज एज 5 years अगो, y का एज 5 साल पहले। देखिए y का प्रेजेंट एज क्या है, 2p-4 है ना, तो यानी 5 साल पहले 2p-9 होगा। ओके, एंड z's एज 5 year hence इज इन द रेशियो ऑफ 7:5। गॉट इट? तो z की बात कर रहे हैं, तो z का प्रेजेंट एज मैं z ही मान लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इसकी एज लेनी है, तो दिस इज z+5। ओके, और इन दोनों का जो रेशियो आता है वो आता है 7 और 5। ये पार्ट समझ में आया क्या? तो z की एज कब की ली जाएगी, 5 साल बाद की। p की एज कब की लेनी है, 5 साल पहले की। ये इक्वेशन क्लियर हुआ क्या? z का एज में z ही लेके चला, ठीक है ना। गॉट इट? क्लियर? तो 5 साल बाद कितना होगा, z+5 होगा। इस इक्वेशन को हम एक बार सॉल्व कर दें क्या? करके देखते हैं। 7 इधर, 5 इधर, ध्यान से समझना, 5 इधर गया तो ये बनेगा 10p-45 इक्वल टू 7z+35। इज इट ओके? अब ये इक्वेशन को हम थोड़ा सॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी x और z है, तो x की प्रेजेंट एज क्या है, p+4 है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ p+4। इससे हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। z कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ z विल बी, तो ये होता है 10p+40
ये z जो है 13 जो है डिवाइड में आएगा, डिवाइडेड बाय 13, तो ये रहेगी। अब मैं ये z की वैल्यू यहाँ रख दूँ, ये जो z की वैल्यू आ रही है मैं यहाँ लगा दूँ, बस। तो करते हैं 45 इधर, 7z इधर, माइनस में आ रहा है। हाँ, तो ध्यान से बनाते हैं। तो 10p माइनस 7, z की वैल्यू रखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस में आ रहा है। हाँ, 7z इधर माइनस में आएगा, तो सारी वैल्यू माइनस में जाएगी, तो ये बनेगा 70p। आना 10p चाहिए था z की जगह, बट 7 टाइम्स है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट 70p माइनस 40 इंटू 7 यानी 280 डिवाइडेड बाय 13, एंड दैट इज इक्वल टू 45 इधर जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 80। शॉर्ट 13 का एलसीएम तो ये आएगा 130p माइनस 70p माइनस 280, एंड दैट 13 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 1040। सॉर्ट इट, 280 इधर, 130p माइनस 70p इज इक्वल टू 60p, दैट इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में तो आएगा 1320। दोस्तों 0 से 0, 6 से 132, 22 बार, यानी p का जो वैल्यू निकलेगा वो रहेगा 22। तो p का वैल्यू अगर 22 है, अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये हो गया 26, तो ये हो गया 20। इसने यही पूछा है x और z की एज का डिफरेंस, तो x और z यहाँ कनेक्ट हुए थे, तो p + 4, तो p + 4 यानी 22 + 4, तो x की एज अगर 26 है तो ये 20 का होगा। तो क्या डिफरेंस है? 6 ईयर्स का डिफरेंस है। गॉट इट? एकदम आराम से बताया हूँ, तो फॉलो करिएगा। बेहतरीन और बहुत प्यारा इक्वेशन है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये था, और तीसरा स्टेटमेंट जो इसने दिया था वो ये था। इनकी वजह से हमने एक इक्वेशन फॉर्म की कुछ इस तरह से, और उसको हमने पूरा सॉल्व किया। गॉट इट? क्लियर? तो आई होप सबको समझ में आया होगा। बाय बाय। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, कल फिर एक और नए सेशन के साथ मिलूँगा। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है? ओके, बाय बाय।